जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि कल जो हम लोग जो पढ़े थे, कल मगध के बारे में पढ़े थे। और मगध में जो है 7 वंशों का शासन था। और 7 वंशों के साथ साथ हम लोग हर्यंक वंश जो पहला था, हर्यंक वंश जिसका खोजकर्ता बिंदुसार को माना जाता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए, आज के जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वे है शिशुनाग वंश। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश जो है किसके नाम पे रखा गया था? तो दोस्तों बता दें कि नागदशक जो था, नागदशक जो हर्यंक वंश के शासक था, नागदशक अयोग्य शासन होने के कारण से जो है वे उनके सेनापति जो शिशुनाग था उनकी हत्या कर दी। और उनकी जैसे ही हत्या किया तो नागदश यानी शिशुनाग वंश का स्थापना वही से शिशुनाग किया था। नागदशक की हत्या के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, जिसका यानी राजा था शिशुनाग। और वे सेनापति था नागदशक का, जो हर्यंक वंश के राजा नागदशक था उनकी सेनापति था। इसलिए जो है शिशुनाग वंश, शिशुनाग जो नागदशक का हत्या किया तो उसके बाद जो वंश बना तो शिशुनाग वंश बना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नया कंटेंट आए वह आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो अगर हम लोग टाइम पीरियड का बात करें तो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था 413 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, इन्होंने अवंती तथा यानी शिशुनाग जो था वे अवंती तथा यानी अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे अब मगध के साम्राज्य में मिला लिया था। कौन दोस्त? तो शिशुनाग जो है वे अवंती तथा वत्सराज को हरा कर और मगध में मिला लिया था। अब यानी शिशुनाग जो है अपनी राजधानी पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली कर दिया। शिशुनाग जो था वे अपनी राजधानी पहले तो कहां पर था, तो पाटलीग्राम था, लेकिन वहां से हटा के वैशाली कर दिया। ठीक है, इसके शासन के समय में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर यानी मालवा तक का क्षेत्र आता था। जब शिशुनाग जब शासन कर रहा था तो उसके अंतर्गत जो है बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र शिशुनाग के अंतर्गत यानी शिशुनाग वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, इस वंश का अगला शासक कालाशोक बना, यानी उसी का बेटा शिशुनाग का जो अगला बेटा था उसका नाम कालाशोक था। और कालाशोक उससे यानी इस राज्य का नया शासक बना। अब कालाशोक का जो टाइम पीरियड था वे 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व था। ठीक है, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पे बैठ गए। अब जब जैसे ही शिशुनाग की मृत्यु हो गई तो कालाशोक जो आके शिशुनाग वंश की गद्दी पे यानी मगध की गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, इसका पुराण तथा द्विविधान में जो नाग यानी नाम है काकवंत मिलता है। यानी कालाशोक का जो पुराण तथा द्विविद्वान में जो नाम मिलता है वे काकवर्ण मिलता है। ठीक है, इस समाज द्वितीय बौद्ध संगीति यानी इस समय जो था ना, कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति की यानी संगीति वैशाली में हो चुके थे। अब देखिए, इसने वैशाली के स्थान पर पाटली यानी पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। कालाशोक जो था, जो कि शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलीग्राम से उठा के यानी वैशाली ले गया था, लेकिन कालाशोक जो था वे वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अब यह ब्राह्मण वंश का प्रथम शासक माना जाता है। कालाशोक जो है ये ब्राह्मण वंश की प्रथम संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुराण के अनुसार यह सरणी यानी क्षत्रिय है। यानी पुराण में जो कालाशोक के बारे में बताया गया तो वह क्षत्रिय बताया गया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक यानी नंदी वर्मा था, जिसकी हत्या महापदम नंद ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना। अब देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश की यहीं से खत्म हो जाती है। नंदी यानी शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, जो शिशुनाग की गद्दी पे यानी शिशुनाग वंश यानी मगध की गद्दी पे बैठा था, उसकी हत्या नंदी यानी उसकी हत्या जो था महापदम नंद कर दिया। और सबसे जो अगर बाद की राजा का अगर हम लोग बात करें तो नंदी वर्मा था, और उसकी हत्या जो था वे महापदम नंद कर दिया था, जो कि शिशुनाग वंश की समाप्ति यही हुआ और नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश की स्थापना हो गया। अब नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अब देखिए
इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करने यानी सर्वेक्षण क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण किया। देखिए दोस्तों, नंद वंश का जो महाशक्तिशाली राजा था ना, वे महापद्मनंद को माना जाता है, ठीक है। और महापद्मनंद जो था वे जाति से शूद्र था, लेकिन वे जो था ना राजपूतों को देखना नहीं चाहता था। जब भी कोई युद्ध होता था तो राजपूतों को सबसे अग्रिम पंक्ति यानी पहला पंक्ति जो होता है उसमें लगाता था। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब होता है ना तो सबसे पहले अगर वार किया जाता है, वार करने के बाद जो आगे में जो सबसे आगे में रहता है, क्योंकि अगर पहले तो भाला और से युद्ध होता था, तो अगर भाला अगर पहले भुकाता है यानी भोंकता था ना, तो पहले आगे में जो सैनिक था वे मरता था। तो वे जितने भी राजपूत था तो उनको सबसे आगे में रखता था, और आगे में रखने के बाद उनकी यानी विनाश कर देते थे। उनको राजपूतों से मानो ना जो एक तरह से जो है ना घृणा उत्पन्न होती थी, वे राजपूतों को देखना नहीं चाहता था। कौन? तो दोस्तों ये जो यानी महापद्मनंद जो था वे राजपूतों का समझे ना शत्रु कहिए या दुश्मन कहिए। जिस प्रकार से हिटलर जो है यहूदी का दुश्मन था, उसी प्रकार से महापद्मनंद जो है राजपूतों का दुश्मन एक तरह से माना जाता था, ठीक है। इस वंश की जाति नाई यानी नाई थी, यानी ये जो है नंद वंश की जाति नाई मानी जाती है। अब इसका जो प्रधानमंत्री, नंद वंश का जो प्रधानमंत्री था उनका नाम जानते हैं, राक्षस के नाम से जाना जाता था। यानी उसका प्रधानमंत्री का यानी जो कुर्सी होता है उसी को राक्षस कहते थे। जबकि राक्षस का असली नाम जो है विष्णुगुप्त था, जो यानी राक्षस के पद पे था, यानी प्रधानमंत्री के पद पे था, उसका असली नाम जो था वे विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद था, ठीक है। केंद्रीय शासक पद्धति का जनक तथा पिता महान यानी महापद्मनंद को माना जाता है। केंद्रीय शासक यानी जब केंद्र यानी पूरा केंद्रित कर लिया शासन को, इनका पिता एवं जनक महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हंसवांग के द्वारा किया जाता है। इस वंश का यानी शिशुनाग वंश का यानी नंद वंश का जो है ना, नंद वंश के धन दौलत के बारे में जो वर्णन किया गया है वे चीनी यात्री हंसवांग के द्वारा किया जाता है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे, यानी व्याकरण का जो आचार्य पाणिनि है वे महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्षा, वर्षा, रुचि व कल्याणकारी जैसे विद्वान जन्म लिया था। इस वंश में जो था ना, इस वंश के यानी जब ये वंश चल रहा था तो उस समय में कई ऐसे महान व्यक्ति सब जन्म लिए, जैसे कि उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर्ष, कल्याण, अन्य जैसे विद्वानों ने जन्म लिया, ठीक है। अब इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। कौन? तो नंद वंश का जो शासक था उन्होंने ही एक राष्ट्र की जो है उपाधि दी थी, और एक राष्ट्र करके एक राष्ट्र चलाने के हेतु जो है नया कानून लाया था, ठीक है। अब इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थे। नंद वंश का जो राजधानी था वे पाटलिपुत्रा था। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुलिक था। अब देखिए दोस्तों, अब जो दुनिया में आता है उसको तो मरना फिक्स है, और जैसे ही वे यानी महापद्मनंद जो था वे मरा तो उसका द्वितीय जो शासक था वे पुंडलिक बन गए, ठीक है। महापद्मनंद को यानी भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। महापद्मनंद को जिस प्रकार से आप रामायण में परशुराम को देखे होंगे, जो जब राम जी धनुष तोड़ दिए तो परशुराम आया था, कितना गुस्से में था, उसी प्रकार से इसको यानी इसमें जो है कहा जाता है जो वे महागर्भ या दूसरा परशुराम के रूप में उनका गुस्सा उस प्रकार से महापद्मनंद की जो है उजाल मारती थी, उस प्रकार से था। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। इस समय जो था ना मगध जो है पूरी यानी राजनीतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली मगध बन गया था नंद वंश के समय में। अब सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण करके विंध्य पर्वत के दक्षिण तथा विजय पताका लहराई थी। यानी महापद्मनंद पहला शासक था जिन्होंने गंगा घाटी के सीमा का अतिक्रमण मतलब यानी उसको ध्वस्त करके यानी वित्तीय पर्वत के दक्षिण तक, यानी वित्तीय पर्वत जो था उसके दक्षिण तक विजय प्राप्त किया था। कहां से? तो गंगा घाटी से लेके विंध्य पर्वत के दक्षिणी तक जो है अपना विजय लहराया यानी झंडा लहराया था। कौन? तो महापद्मनंद, ठीक है। इसने कलिंग जीतकर एक राष्ट्र तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। ये कलिंग भी जीता लेकिन एक राष्ट्र तथा उपाधि भी हासिल किया। यह कलिंग पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया। महापद्मनंद जो था ना वे कलिंग पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया। इस वंश का अगला शासक धनानंद था।
इस वंश का जो अगला शासक था ना वे धनानंद था, जिसको अगर धनानंद की हम लोग बात करें ना तो धनानंद था, यह बहुत क्रूर शासक था, ठीक है, बहुत क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण कराया, यानी इस वंश का जो अगला शासक बना ना वे जो था वे धनानंद बना, और धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था और कलिंग पे नहर का निर्माण कराया। दोस्त धनानंद जो है ना सब बेकार शासक अगर मानते हैं तो सब बेकार किया जाता था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक धनानंद को यानी गिना जाता है। इस वंश का जो था नंद वंश का जो सबसे लालची शासक और सबसे गिरा हुआ शासक अगर किसी को मानता था तो वे धनानंद को मानता था, ठीक है। जब सिकंदर यानी इस वंश जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का अधिक सेना यानी अंतिम सेना धनानंद था, यानी अंतिम शासक धनानंद था। जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का जो अंतिम शासक था वे धनानंद था, ठीक है। अब विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय यानी जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने के लिए आया, जब वे सोचा जो हम फिर से यानी मगध पे आक्रमण करें, लेकिन सिकंदर को भी मगध का सेना यानी मगध का जो तभी नंद वंश का जो सेना था इतनी सेना बढ़ गई थी जो सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ा था। और धनानंद को समझाने के लिए चाणक्य आया था धनानंद के दरबार में, जो देखो धनानंद तू इस प्रकार से जनता पे जो है क्रूरता कर रहा है और जनता को तू इस प्रकार से लूट रहा है और इतना टैक्स कर रहा है, इस प्रकार से तुम्हारा राजनीतिक जो है गलत है। लेकिन धनानंद क्या किया, वो गुरु का यानी चाणक्य का विरोध किया और उनको भगा दिया, बोला क्या जो अरे यार तू भिक्षानी है यानी ब्राह्मण हो जाके ब्राह्मण जैसे करो, राज्य की क्या अपमान किया, उनका जो चूक था उनको उखाड़ के उनको भेज दिया था। जो अब तू यानी तू हमको क्या सिखाएगा, हम राजा हैं, तू कहाँ ब्राह्मण हो, तू जाके अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। और जलील पूर्वक यानी लज्जित करके वहां से चाणक्य को जब भेजा दिया यानी भेज दिया, तब चाणक्य बोला क्या जो देख धनानंद आज जो तू जिस यानी घमंड के कारण से हमें आज राज्य सिंहासन से निकाल रहा है, यही चाणक्य जो है एक दिन एक ऐसा व्यक्ति को तैयार करके लाएगा जो वही तुम्हारा अंत करेगा और राजा भी मगध का वही बनेगा। तब दोस्त आके जो है चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया, कौन तो चाणक्य, चाणक्य का गुरु चंद्रगुप्त यानी चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और वहां पर धनानंद का अंत करके और मगध का सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य बना। लेकिन इससे पहले दोस्त कई फ्रांस यानी कई विदेशी आक्रमण हुआ, उन आक्रमण में जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ। कल की हम लोग वीडियो में जानेंगे जो आखिर में किस प्रकार से सिकंदर जो है मगध पे आक्रमण किया और किस प्रकार से सिकंदर की जो स्थलीय सैनिक था उसकी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करना पड़ा और शादी करने के बाद किस प्रकार से जीवन यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शासन प्रणाली को बढ़ाया और किस प्रकार से हमारा अखंड भारत का निर्माण हुआ, हम लोग इतिहास के माध्यम से कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही।